नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी YouTube चैनल साहित्यिक कृतिक में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने 3 चैप्टर को कंप्लीट किया था जो कि हिंदी पेडागोजी का था, और आज हम चौथे चैप्टर को देखेंगे जिसमें आज का चौथा चैप्टर है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण MCQs हैं, प्रीवियस पेपर हैं, उसको आज हम लोग करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, और इसका प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का चैप्टर है, जैसा कि हमने बताया कि भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आज हम लोग देखेंगे इसको। इसमें पहला प्रश्न है आज का, छात्र व्याकरण के माध्यम से करना सीखते हैं। ऑप्शन पहला है ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन दूसरा है विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग, और ऑप्शन तीसरा है भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग। चौथा इसमें है ध्वनियों में सूक्ष्म अंतर। इसका सही उत्तर है भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग, जो छात्र व्याकरण के माध्यम से सीखते हैं। इसका सही उत्तर है तीसरा। अगला प्रश्न है, भाषा की शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य होगा। ऑप्शन पहला है बच्चों को व्याकरणिक नियमों से अवगत कराना, दूसरा ऑप्शन है बच्चों को भाषिक संरचनाओं से अवगत कराना, ऑप्शन तीसरा है बच्चों को वाक्य रचना के नियम बताना, ऑप्शन चौथा है भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। इसका सही उत्तर है व्याकरण पढ़ाते समय सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। इसका सही उत्तर है चौथा। अगला प्रश्न है, निगमन विधि है। ऑप्शन पहला है नियम बताकर उदाहरण देना, दूसरा है उदाहरण देकर नियम समझाना, तीसरा है भाषा का अनुकूलन करने की विधि, अनुकरण करने की विधि, और चौथा है बिना उदाहरण दिए भाषा सिखाना। निगमन विधि होती है नियम बताकर उदाहरण देना। इसका सही उत्तर है पहला। अगला प्रश्न है, पांचवी कक्षा की अध्यापिका छात्रों को व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें पढ़ाती है। वह व्याकरण पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन पहला है आगमन विधि, दूसरा है भाषा संसर्ग विधि, तीसरा है समयावधि विधि, और चौथा है सहसंबंध विधि। इसका सही उत्तर है भाषा संसर्ग विधि। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आगमन विधि द्वारा व्याकरण पढ़ाने में कौन सा शिक्षण सूत्र कार्य करते हैं? ऑप्शन पहला है मूर्त से अमूर्त की ओर, दूसरा है कठिन से सरल की ओर, तीसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसका सही उत्तर है पहला और तीसरा, मूर्त से अमूर्त की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। आगमन विधि के द्वारा जो भी व्याकरण पढ़ाए जाते हैं। इसका सही उत्तर है चौथा। अगला प्रश्न है, व्याकरण पढ़ाते हुए एक शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन पहला है छात्र भाषिक संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सके, दूसरा है छात्र शुद्ध एवं अशुद्ध भाषा में अंतर कर सके, दूसरा है छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सके, और चौथा है इसमें छात्र शुद्ध उच्चारण कर सके। जैसा कि इसमें पूछा गया है कि व्याकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर है छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सके। इसका सही उत्तर है तीसरा। अगला प्रश्न है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना। ऑप्शन पहला है
व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है। दूसरा है हिंदी भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तीसरा है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। चौथा है केवल गद्य पाठकों के अभ्यासों का हिस्सा है। इसका सही उत्तर है मुहावरे और लोकोक्तियाँ का प्रयोग भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। इसका सही उत्तर है तीसरा। अगला प्रश्न है, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। ऑप्शन पहला है नियम का उल्लंघन। दूसरा है संदर्भ की समझ न होना। तीसरा है नियम कंठस्थ न होना। चौथा है नियमों का अति सामान्यीकरण। इसका सही उत्तर है चौथा, नियमों का अति सामान्यीकरण। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पहला है व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी अलग से कालांशों की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा है भाषा की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। ऑप्शन तीसरा है बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। और चौथा ऑप्शन है इसमें व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि इसमें पूछा है व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में सही कथन है, तो इसका सही उत्तर है व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। सही उत्तर इसका है चौथा। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण को सरल एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय नहीं किया जा सकता? ऑप्शन पहला है व्याकरण की पाठ्यचर्या छात्र के स्तरानुकूल बनाना। दूसरा है व्याकरण व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से देना। दूसरा है तीसरा इसमें है छात्रों को नियम परिभाषा रटने के लिए प्रोत्साहित किया जाना। चौथा इसमें है व्याकरण शिक्षण को दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से रोचक बनाया जाए। इसका सही उत्तर है छात्रों को नियम व परिभाषाएं रटने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जैसा कि प्रश्न किया गया है कि व्याकरण शिक्षण को सरल एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय नहीं है, इसमें नहीं पूछा है, तो इसका सही उत्तर है तीसरा। अगला प्रश्न है, स्कूलों में प्रायः व्याकरण शिक्षण नीरस व अरुचिकर हो जाता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन पहला है शिक्षकों को व्याकरण का पर्याप्त ज्ञान न होना। दूसरा है अन्य विषयों को शिक्षण में किसी भाषा के व्याकरण का कोई योगदान नहीं होता है। तीसरा है व्याकरण को सीखने के लिए प्रायः पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है। और चौथा है व्याकरण सीखने में छात्र की कोई रुचि नहीं होती है। इसका सही उत्तर है तीसरा, व्याकरण को सीखने के लिए प्रायः पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस विधि के अंतर्गत अध्यापक व्याकरण विषय को प्रसंग के साथ जोड़ने का प्रयास करता है? ऑप्शन पहला है प्रत्यक्ष विधि। दूसरा है भाषा संसर्ग विधि। तीसरा है प्रासंगिक विधि। चौथा इसमें है पाठ्य पुस्तक विधि। इसका सही उत्तर है प्रासंगिक विधि, जिसके माध्यम से अध्यापक व्याकरण विषय को प्रसंग के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। सही उत्तर है इसमें तीसरा। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा? ऑप्शन पहला है व्याकरणिक नियमों को सैद्धांतिक विवेचना पर। दूसरा है व्याकरणिक कोटियों की पहचान पर। ऑप्शन तीसरा है व्याकरण के व्यवहार पक्ष पर। ऑप्शन चौथा है व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने पर। इसका सही उत्तर है तीसरा, व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में खेल द्वारा शिक्षण विधि के अंतर्गत व्याकरण शिक्षण किस प्रकार बेहतर रहता है?
प्राथमिक कक्षाओं के खेल द्वारा। शिक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षण किस प्रकार का बेहतर रहता है? ऑप्शन पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति द्वारा। दूसरा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आधार पर। तीसरा उच्च स्तरीय खेल प्रतियोगिता द्वारा। चौथा है पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करवाकर। इसका सही उत्तर है रिक्त स्थानों की पूर्ति द्वारा। सही उत्तर इसका है पहला। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है? ऑप्शन पहला है इसमें द्विभाषी विधि। दूसरा है अनुवाद विधि। तीसरा है व्याकरण एवं अनुवाद विधि। चौथा इसमें है प्रत्यक्ष विधि। इसका सही उत्तर है व्याकरण एवं अनुवाद विधि, जिसके माध्यम से मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल दिया जाता है। इसका सही उत्तर है तीसरा। अगला प्रश्न है मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस भाषा को संकेत करता है? ऑप्शन पहला है व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना। दूसरा है नियमों का अति सामान्यीकरण। तीसरा है भाषा प्रयोग में असावधानियाँ। और चौथा है भाषा की समझ न होना। इसका सही उत्तर है पहला व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना। सही उत्तर है इसका पहला। अगला प्रश्न है उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। ऑप्शन पहला है नियम का उल्लंघन। दूसरा है संदर्भ की समझ न होना। तीसरा है नियम कंठस्थ न होना। और चौथा है नियमों का अति सामान्यीकरण। सही उत्तर इसमें है नियमों का अति सामान्यीकरण। ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पहला है व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा है भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। तीसरा है भाषा बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। चौथा है व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसमें पूछा है सही कथन। इसका सही उत्तर है तीसरा बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम की क्षमता रखते हैं। इसका सही उत्तर है तीसरा। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में है। ऑप्शन पहला है मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है। दूसरा है भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। ऑप्शन तीसरा है अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं। ऑप्शन चौथा है भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। भाषा शिक्षण में जो प्रत्यक्ष विधि होती है वो भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। इसका सही उत्तर है दूसरा। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य सहायक होगा। ऑप्शन पहले में है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देना। दूसरा है भाषा की प्रकृति प्रकार्य और व्याकरणिक नियमों का कंठस्थ करने। तीसरा है व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करने। और चौथा है भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने। इसका सही उत्तर है चौथा, जो कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य में सहायक होता है। ऑप्शन चौथा इसका सही है, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के PYQ को लेकर मिलते हैं।